करें स्टार्ट। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राम राम, नमस्ते। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे क्लास में आ जाएं और अपनी क्लास का आनंद लें। ओके। कोई कमेंट्स वमेंट्स आ रहा है? किधर सिस्टम है? हेलो अंशी, कैसे हो आप? चलिए खैर स्टार्ट करते हैं क्लास को भाई, क्योंकि हमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है आज। देखो, आज का जो मुख्य टॉपिक रहने वाला है वो है सांद्रता सेल या कंसंट्रेशन सेल। अब सांद्रता सेल के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने सेल जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं उनके बारे में आपको बताया था। याद करो जरा, मैंने आपको जब बताया था विद्युत रासायनिक सेल, जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, ध्यान से देखो, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, इनके बारे में आपको मैंने बताया था भाई। ये दो प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के होते थे? एक दो प्रकार के। एक तो था रासायनिक सेल। कैसा था भाई? रासायनिक सेल था, ठीक है। और रासायनिक सेल, और इसमें हमने किसका वर्णन किया था? गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल आपको याद है? गैल्वेनिक सेल। और साथ ही साथ इसका जो दूसरा जो प्रकार था, जो दूसरा टाइप था, क्या था? हमने बताया था सांद्रता सेल। क्या था भाई? सांद्रता सेल। याद है आपको? तो देखिए, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी और इसको पढ़ा था, ठीक है। क्या संरचना होती है, कौन कौन सी सेल अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। एनोड पर कौन सी होती है, कैथोड पर कौन सी होती है, ये सब हमने आपको सेल संकेत के माध्यम से बताया था। विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होती है वो भी हमने बताया था। अगर कोई आउटर सोर्स अगर लगा दिया जाए, एक्सटर्नल सोर्स, तो उसका मतलब विद्युत धारा की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी हमने बताया था, ठीक है। कि अगर विद्युत धारा जो बाहरी स्रोत आप लगा रहे हो उसका वोल्टेज सेल से अधिक है तो विद्युत धारा की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और अगर बाहरी स्रोत का जो वोल्टेज है वो कम है तो डायरेक्शन वही बनी रहती है। और अगर दोनों की जो वोल्टेज है बराबर है तो विद्युत धारा किसी भी डायरेक्शन में नहीं प्रवाहित होती है। इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। अब देखिए, आज नंबर है शांता सेल का। हालांकि इसको बाद में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जब इसके साथ जुड़ा हुआ है तो मैंने सोचा इसको अभी ख़त्म कर दूं। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको समझ के चलना है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें इस सेल से पहले पढ़नी चाहिए थी जो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करेंगे। एक दो बातें हैं उनको समझेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि इससे पहले कुछ चीज़ें जैसे इलेक्ट्रोड विभव है, मानक मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। और साथ ही साथ नर्नेस्ट समीकरण है, ठीक है, उसका यहाँ पर उपयोग होने वाला है। लेकिन मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, उनको बाद में पढ़ लेंगे हम। पहले जब इसके साथ साथ सेलों का वर्गीकरण किया है तो एक सेल का काम खत्म हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं साथ ही साथ इस सेल को भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ाना वही चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि इसी को ख़त्म कर लें। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आप बेफिक्र रहें, बढ़िया से समझाएंगे, कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरह से संतुष्ट करने की, ठीक है। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी आ जाइए क्लास में। देखो, सांद्रता सेल के बारे में पढ़ते हैं हम जरा, ध्यान से सुनो। जो ये सांद्रता सेल है ना, सांद्रता सेल, इसके नाम से स्पष्ट है, इसके नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सांद्रता का जिक्र होने वाला है, सांद्रता की बात यहाँ पर होने वाली है। और सांद्रता का मतलब आप जानते हैं कि कोई विलयन अगर है तो वो विलयन की कुछ ना कुछ सांद्रता होती है। अब सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हमने बताए थे, ठीक है। जैसे मोल प्रभाज था, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ठीक है।
और द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत, ठीक है, ppm, आयतन प्रतिशत, ये सारी बातें हमने की थी। तो उसी की बात चल रही है कि भाई सांद्रता सेल क्या है। तो देखो सांद्रता सेल का मतलब क्या है, हमने जब विद्युत रासायनिक सेल का जो पहला प्रकार था रासायनिक सेल, उसके बारे में हमने पढ़ा था, तो वो गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा। तो गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें हमने देखा कि दो अलग अलग कंटेनर होते थे और उन दोनों अलग अलग कंटेनर में अलग अलग साल्ट का हम सॉल्यूशन लेते थे। जैसे हमने लेफ्ट साइड में क्या लिया था, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, राइट साइड में हमने क्या, किसका, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। और दोनों के अंदर जो हमने इलेक्ट्रोड लगाए थे वो उसी मेटल के लगाए थे जिस मेटल का क्या है, साल्ट उसमें भरा हुआ है, ऐसा ही था। और दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक चालक तार के माध्यम से जोड़ा था और उसमें गैल्वेनोमीटर लगाकर हमने कितना विभव प्राप्त किया था, बोलो, 1.10 वोल्ट, ठीक है, यही था ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो सांद्रता सेल है वहां पर जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी, रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, मतलब एनर्जी में चेंज हो रही थी, तो उसका मुख्य कारण था क्या, बताओ। अरे उसका मुख्य कारण था कि भी जो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन उसमें भरा हुआ है या जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उससे इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता था और इलेक्ट्रॉन गति करते थे चालक तार के अंदर, तब विद्युत धारा प्रवाहित होती थी, किसके अंदर, गैल्वेनिक सेल में। लेकिन यहाँ पर क्या है, सांद्रता सेल, मतलब सीधी सी बात है, आप दो ही यहाँ पर कंटेनर लेने वाले हो, लेकिन अंतर ये है कि जो दो आप कंटेनर लेंगे उन दोनों कंटेनर में एक ही धातु के लवण का विलयन होना चाहिए। दोनों कंटेनर में एक ही धातु के लवण का विलयन आपको लेना है। मर्जी आपकी है, चाहे जिंक का ले लो और चाहे कॉपर का ले लो, चाहे आप सिल्वर का ले सकते हो, मर्जी है आप, ठीक है। लवण एक, मतलब एक ही आपको धातु का आपको लेना है, अंडरस्टैंड। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना के रेडी रखा है क्योंकि थोड़ा सा टाइम की बचत हमें करनी है भाई, तो इसलिए मैंने बनाया है, ज़रा देखें ध्यान से भी। मैंने इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिखी है, ज़रा समझ लें। एक ऐसा विद्युत रासायनिक सेल, क्योंकि सांद्रता सेल एक विद्युत रासायनिक सेल का ही तो प्रकार है, तो ऐसा विद्युत रासायनिक सेल जिसमें उसके अर्ध सेलों की सांद्रताओं में परिवर्तन के कारण विभव उत्पन्न होता है या प्रोड्यूस होता है, सांद्रता सेल कहलाता है। इसका मतलब समझिए, दो कंटेनर आपके पास हैं, दो कंटेनर आपके पास हैं। सपोज करिए आपके पास पहला कंटेनर ये ए है, ठीक है, और दूसरा कंटेनर क्या है भाई, बी है। ये बात समझ में आ रही है आप सभी के, पहला कंटेनर ए है, दूसरा क्या है, बी है। और दोनों के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, और यहाँ भी कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ये जलीय विलयन लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्वस। आगे बात समझ में, समझ बात आ रही है, ठीक है। और देखिए दोनों के दोनों कंटेनर में ही हमें क्या, जो इलेक्ट्रोड लगानी है वो एक ही धातु की लगानी है, एक ही मेटल की जो इलेक्ट्रोड है वो हमें लगानी है। अब देखिए अर्ध सेल, हाफ सेल का जिक्र यहाँ पर आया है, इसको पढ़ाएंगे आगे भी, लेकिन थोड़ी सी अब मैं अभी बता देता हूँ। देखिए अपने आप में अगर मैं एक कंटेनर को यहाँ से हटा दूँ, एक कंटेनर को अगर मैं हटा दूँ तो एक कंटेनर बचेगा। एक कंटेनर में क्या क्या है भाई, एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ जो सेल है, सेल का एक पार्ट है, ठीक है, ये अर्ध सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्ध सेल। ऐसे इसी प्रकार ये क्या है, ये भी अपने आप में क्या है, एक अर्ध सेल है। इन दोनों में क्या होता है, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, ये तो जानते हैं, एक एनोड वाला होगा एक कैथोड वाला होगा। तो एक को एनोड अर्ध सेल बोलेंगे और एक को कैथोड अर्ध सेल बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन हमने लिया है, जलीय विलयन, और यहाँ पर भी यहाँ कॉपर की ही छड़ लगानी पड़ेगी क्योंकि जिसका विलयन लेंगे उसी की छड़ हमें लगानी है, और दोनों में एक ही मतलब विलयन को लेना है, एक ही पदार्थ का विलयन लेना है, ठीक। अब देखो होता क्या है, इसमें करंट फ्लो कब होगा, वहां पर तो किसी भी धातु के आयनन के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन वहां से त्यागे गए थे, उन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण वहां पर क्या थी, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई थी। लेकिन यहां पर क्या है, सीधी सी बात है, इसके नाम से स्पष्ट है, सांद्रता सेल। अर्थात दोनों के दोनों कंटेनर में आपको सांद्रताओं में अंतर अगर आप करेंगे, दोनों की कंसंट्रेशन में अगर आप अंतर करेंगे, तभी इसमें क्या, ये सेल कार्य करेगा। सेल कार्य करने का सीधा सा मतलब होता है कि सेल बिजली उत्पन्न करेगा।
अगर रासायनिक ऊर्जा वाला है, मतलब रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला सेल है, तो ये मान के चलिए उस सेल का कार्य करने का मतलब क्या है कि रासायनिक ऊर्जा बन रही है नहीं बन रही है। यहाँ पर विद्युत धारा की बात चल रही है, विद्युत धारा में कन्वर्ट होना है किसको, केमिकल एनर्जी को, ठीक है। तो ये कार्य करने का मतलब क्या है, इनके बीच में क्या एक विभव, एक वोल्टेज क्रिएट होना चाहिए और तब जाके ये सेल कार्य करेगा। ये बात समझ में आई। चलिए सीधी सी बात यहाँ पर ये है, मैं यहाँ पर बताऊं, मैंने लिख दिया एक ऐसा वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें उसके अर्ध सेलों की सांद्रताओं में परिवर्तन के कारण विभव उत्पन्न होता है, सांद्रता सेल कहलाता है। अर्थात अगर मैं लिखना चाहूं, अर्थात क्या भाई, अर्थात अगर मैं ये मान के चलूं, क्या पहला वाला जो सेल है, अर्ध सेल है, उसकी सांद्रता मान लीजिए C1 है, दूसरे वाले की कितनी है भाई, C2 है। पहले वाले जो सेल है उसकी सांद्रता कितनी है, C1 है, और दूसरे वाले क्या है, C2 है। दोनों की सांद्रताएं अगर बराबर हो गई तो हमारा ये सेल कार्य नहीं करेगा। सेल कार्य नहीं करेगा का मतलब विभव या पोटेंशियल यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा, विद्युत धारा या करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो सेल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। सेल कार्य करने का सीधा सा मतलब है जो भी चीज़ अगर सेल को बनानी है वो बननी चाहिए, तब हम मानेंगे कि सेल कार्य कर रहा है। तो अगर बराबर सांद्रताएं हैं तो ये सेल कार्य नहीं करेगा, इसलिए कंडीशन है कि सेल की सांद्रताएं बराबर नहीं होनी चाहिए, सेल की सांद्रताएं बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये बात मैं नोट कर दूं, क्या, अर्थात यदि दोनों अर्ध सेलों की सांद्रताएं समान हैं, तब सेल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तथा यदि सांद्रताएं क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं, सांद्रताएं कैसी हैं भाई, भिन्न भिन्न हैं, तब सेल कार्य करेगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब सेल कार्य करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। ये दो इलेक्ट्रोड इसमें डूबे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड जब डूबे हुए हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर, दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इनकी जो सरफेस है और जो इस जिसमें ये डूबे हुए हैं जिस सॉल्यूशन में, उसकी सरफेस के बीच में जो एक विभव या एक करंट उत्पन्न होता है उसे ही हम कहते हैं सेल का क्या, विभव। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रोड विभव। ये मान रहे हैं आप, ये इसमें इलेक्ट्रोड लगी हुई है, तो इस इलेक्ट्रोड की जो सतह है, सरफेस है, उसके और इस विलयन के दोनों के बीच में जो विभव कार्य करता है, जो विभव उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। आई बात समझ में। तो दो सेल हैं, सॉरी दो अर्ध सेल हैं, दो अर्ध सेलों में दो इलेक्ट्रोड होंगे। जब दो इलेक्ट्रोड हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड में कुछ ना कुछ विभव होगा, और दोनों को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड विभव बोलने वाले हैं, ठीक है। और दोनों सेलों को, दोनों अर्ध सेलों को मिला करके एक नए, एक मतलब सिंगल सेल का निर्माण होता है, ठीक। चलिए अब देखो इसमें क्या करना है हमें, ध्यान से देखना जरा। इधर की काम खत्म हो गया और मैं जो है जरा इसके बारे में समझाता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने CuSO4 ले लिया, यहाँ पर भी CuSO4 ले लिया, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी धातु लेनी है। कोई सी भी ले सकते हैं ना भाई, धातु तो कोई सी भी ले सकते हैं हम, तो कोई जरूरी थोड़ी है। तो हम मान लेंगे कोई भी मेटल, एक कोई भी मेटल मान लेंगे जो सभी के लिए मान्य होगी, उसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो फिर। तो यहाँ पर मैं ये करूँगा, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था। हम यहाँ पर मेटल मान लेंगे कोई सी भी, इस प्रकार से
ये यहाँ से इसको हटा देता हूँ अब मैं। अब इसका काम खत्म हो गया, ये समझाने के लिए मैंने आपसे कहा था। मान लो ये एम मेटल की क्या इलेक्ट्रोड है, ये भी एम मेटल की है, ठीक है। और यहां पर इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो भी क्या है, एम प्लस का, एम। और यहां पर भी क्या है भाई, ये भी एम धातु का है। ये बात समझ में आ रही है। चलिए, वैसे जो ये सांद्रता इसकी होती है, इसके अंदर जो विलयन भरा होता है, जलीय विलयन, ये इस आयन के रूप में होगा जो सांद्रता को दिखाएगा। देखो कैसे। मान लीजिए ये धातु हो गई, तो इसी धातु का विलयन यहाँ पर भरा होगा, इसमें भी ऐसे ही भरा होगा, तो इसकी सांद्रता मान लो कितनी है भाई, एम। यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखता हूँ। ये मान लो एम एन प्लस, इतनी सांद्रता इसकी है। यहाँ पर भी सेम एम एन प्लस। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, वैसे तो समान है, एम एन प्लस और एम एन प्लस। एक मिनट जरा रुकना, कॉल आ रही दिखे अभी किसी की। देखिए यहाँ पर ये सांद्रता हो गई, लेकिन इनमें अंतर करना है हमें सांद्रताओं में। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, और ये तभी संभव है जब दोनों सांद्रताओं में अंतर करेंगे। मान लो कि इसकी सांद्रता कितनी है भाई, इसकी सांद्रता है कितनी कितनी, मैं लिख देता हूँ वाइट कलर से। इसकी मान लिया हमने C1, ठीक है, और इसकी मान ली हमने C2। कोई दिक्कत? इसकी C1 और इसकी C2, ठीक है। चलिए, अगर ये कंडीशन होने वाली है तो यहां पर हम इस सेल की जो अर्ध अभिक्रियाएं हैं, अर्ध सेल की अभिक्रियाएं, अर्थात एनोड की अभिक्रिया और कैथोड की अभिक्रिया लिख सकते हैं ना। तो लिखो, यहां पर मैं यहां पर लिखूंगा, देखो इधर एनोड, एनोड पर जो रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। एनोड पर देखो, ध्यान से देखो, एनोड पर क्या होता है भाई, एनोड पर क्या होता है बोलो जरा। एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, अर्थात कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और धनायन बन जाती है। तो यहाँ धातु क्या है, एम है। अरे एम है ना, है तो मान लो ये एम धातु है और ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, तो क्या बनेगा, एम एन प्लस। हमें नहीं पता कौन सी धातु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागी, जो सी धातु लेंगे उसके आधार पर तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी ना। तो यहाँ पर एन का मान कंफर्म नहीं है, तो हम यहाँ पर एन ले लेते हैं। अब जो जितनी त्यागेगी उसी का मान एन की जगह रख देंगे, ठीक है। और प्लस में निकालेगी भी तो उतने, जितना यहाँ चार्ज आएगा प्लस का उतने इलेक्ट्रॉन निकालेगी। ये बात समझ में आ गई। ये आपकी होगी भाई, ये आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी बोलो, ये होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ में। चलिए, अब कैथोड की रिएक्शन ले लेते हैं। कैथोड पर कौन सी होती है, कैथोड पर आप जानते हैं ना, ओ सॉरी, अरे कैथोड पर कौन सी होती है बताओ। कैथोड पर होता है अपचयन, अर्थात रिडक्शन। तो कैथोड, यहां पर देखो, इसको उल्टा कर दो, मतलब इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ। एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम। लेकिन चलो इसका नाम लिख देते हैं, ये क्या है, रिडक्शन है। ये क्या है, रिडक्शन। आई बात समझ में। लेकिन इनकी सांद्रताओं में अंतर है, सांद्रताओं में अंतर। देखो यहाँ पर Mn प्लस की सांद्रता हमने C1 मानी है, यहाँ पर Mn प्लस की सांद्रता C2 मानी है। तो इनकी सांद्रता को यहाँ पर 100 कर दो। लो मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ, कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर कितनी है भाई, ये है C1, क्या है C1, और इसकी सांद्रता क्या है भाई C2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब सेल की अभिक्रिया लिखेंगे। ये तो अर्ध सेल की है। अर्ध सेल का मतलब एनोड अपने आप में एक अर्ध सेल है, कैथोड अपने आप में एक अर्ध सेल है। तो एनोड की ये होगी, कैथोड की ये होगी। लेकिन पूरे सेल की रिएक्शन, अर्थात जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, उसको लिखेंगे रिडॉक्स। तो रिडॉक्स नहीं क्या करेंगे भाई, देखो रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान से देखो, इन दोनों को हम जोड़ देंगे ना। अरे जोड़ेंगे ना दोनों को, तो जोड़ दो भाई।
यहाँ पर क्या होगा, जब जोड़ेंगे तो देखो n इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ ये m से कट जाएगा, यहाँ ये m से कट जाएगा, क्या बचेगा इधर m n प्लस और ये C2 सांद्रता वाला, ठीक है, और इज इक्वल टू इधर क्या बचा भाई m n प्लस और C1 ये सांद्रता। ये रिएक्शन कौन सी हुई, रेडॉक्स, रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। आई बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब ये जो सेल है, ये जो सेल की अभिक्रिया है, या इस सेल के लिए सांद्रता सेल के लिए हमें क्या निकालना है, इसका विभव निकालना है। क्या निकालना है, सेल का विभव या फिर विद्युत वाहक बल। आई बात समझ में। तो इस सेल का विभव निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें चाहिए नरनेस्ट समीकरण, अर्थात जब इस समीकरण को मैं मतलब व्युत्पत्ति कराऊंगा इसकी, ठीक है, इसको सिद्ध कराएंगे, जब स्थापित करेंगे तब इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन किसी भी सेल, और मुख्यतः हम साधारणतः सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल का जो विभव होता है, ठीक है, नेट परिणामी विभव, उसको ज्ञात करने के लिए हम नरनेस्ट समीकरण का प्रयोग करते हैं। क्या है भाई, क्या लिखेंगे हम, सेल के विभव के लिए, सेल के विभव के लिए, विभव के लिए क्या, नरनेस्ट समीकरण। ये इस तरीके से लिखा था, आप कुछ ही बोलो, इसको नेस्ट बोलो, नर्स्ट बोलो, नरनेस्ट समीकरण, ठीक है, समीकरण लेने पर क्या होती है भाई नरनेस्ट समीकरण। देखो ध्यान से देखो जरा इधर भाई, अब इधर देखते रहो बस। अब क्या होती है, ये होती है ई सेल इज इक्वल टू, सॉरी बराबर, क्या भाई, बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग क्यू, ठीक है, लॉग क्यू। अब देखो ये क्यू क्या है भाई, सही से बना दो इसको, लॉग क्यू, ठीक है, ये है आपकी नरनेस्ट समीकरण। अब तुम कहोगे कहाँ से आई भाई, ये मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जब ये सांता सेल इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको यहीं पे भुगता देते हैं। बस समीकरण तो याद रखनी है, आगे पढ़ेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये है आपकी नरनेस्ट समीकरण। इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर दूँ, चलो मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ भाई। ये है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जहाँ पर, ध्यान से सुनना, मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, इस पर यहाँ पे लिख दूँ, चलो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ या हेयर, जहाँ पे ये क्या है, ई सेल जो है सेल का विभव, सेल का विभव है, सेल का विभव, ठीक है, जगह कम लगी, सेल का विभव, ठीक है। अच्छा भाई, ई नोट सेल ये क्या है, मानक विभव, सेल का मानक विभव, सेल का मानक विभव, मानक क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक है। और देखिए Q क्या है, ये Q है सांद्रताओं का अनुपात, सांद्रताओं का अनुपात। अब सांद्रताएं कौन सी वाली भाई, जो आपकी सेल अभिक्रिया ही है उसमें जो उत्पाद और अभिकारक हैं उनकी सांद्रताओं का अनुपात, सांद्रताओं का अनुपात, सांद्रताओं का अनुपात, ठीक है। ये बात समझ में आई, मैं बड़ा अजीब सा लगा, एक सेकेंड,
ये क्या है भाई, शांतताओं का अनुपात। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर इस निर्णय समीकरण में जो जो वैल्यू हमारे पास है उन सब की वैल्यू रख दीजिए। देखो कैसे, यहाँ पे आ जाओ, इसको ऐसे लिखूं, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो ई नोट सेल है, ई नोट सेल, ये निकालना पड़ेगा पहले हमें। अब ये कैसे निकले, ये ई नोट सेल का मतलब है कि सेल का मानक विभव। अब मानक विभव मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल, मानक विभव। और मानक विभव कब निकालते हैं हम, कोई ना कोई स्केल या पैमाना मानकर कि भी इतनी ही ये मात्रा इसकी लेनी है, इतनी ही मान लो धारा लेनी है, इतना ही समय लेना आपको। ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं ना हम जब भी हम मानक परिभाषा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है, मानक का मतलब है साधारण ताप दाब पर, एनटीपी पर। अगर आप इस सेल का, शांतता सेल का क्या निकालना चाह रहे हो, मानक विभव निकालना चाह रहे हो, तो ये शून्य होगा। अब शून्य क्यों होगा, जरा मेरी बात समझिए कैसे। ये ई नोट सेल है ना, जब हम इस सेल की बात करते हैं और इस सेल में मानक परिस्थिति के अनुसार मानक विभव की गणना हम करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर, यहां मैं लिख देता हूं लो, मानक परिस्थिति में, मानक परिस्थिति में, मानक परिस्थिति में क्या होगा, जो C1 बराबर C2 है, C1 बराबर C2, अर्थात दोनों की सांद्रताओं को आपको एक मोलर लेना है, यानी एक मोलर सांद्रता वाला विलयन लेना है दोनों का। तो एक मोलर, आई बात समझ में। ठीक है, अच्छा, और जब एक मोलर हम लेंगे तो एक बात बताओ, इस सेल के अंदर इसका मुख्य विशेषता क्या है, इसकी मुख्य विशेषता है भाई कि जब दोनों सांद्रताएं भिन्न भिन्न होंगी तभी इसके अंदर विभव जो है वो प्रोड्यूस होगा ना। अब दोनों कर रहे हो तुम बराबर, तो विभव उत्पन्न कहां से होगा, शून्य होगा ना, इसलिए शून्य होगा। अच्छा, निकालते कैसे हैं भाई, ई नोट सेल, अगर हमें ई नोट सेल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये निकालते हैं जो कैथोड होता है ना उसका इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड और माइनस ई नोट एनोड, ऐसे हम इसको निकालते हैं। और दोनों जब सांद्रताएं भैया बराबर हैं तो कैसे इसमें किसी भी इलेक्ट्रोड पर विभव मान लो उत्पन्न हो भी गया तो दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, परिणामी या नेट मानक विभव कितना होगा, शून्य होने वाला है। तो ई नोट सेल जो होगा यहाँ पर शून्य होने वाला है। ये बात समझ में आई नहीं, बताओ जरा, ये बात आपके समझ में आ गई। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा जरा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन से खींच दूं, ये देखिए। ठीक है, ई सेल बराबर, ये हो गया जीरो, ओहो क्या हो गया भाई, ये जीरो हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका जीरो, माइनस 0.05981 और अपॉन में कितना n, और यहाँ पर क्या log। अब जो ये Q है ना, ये सांद्रताओं का अनुपात है। सांद्रताएं किसकी, सेल में जब प्रयुक्त हो रही हैं। अब सेल में कौन सी होती हैं, ये एक तो अभिकारकों की सांद्रता होगी और एक किसकी होगी, उत्पादों की होगी। तो यहाँ पर ऊपर जो लेते हैं Q जो होता है यहाँ पर, वो उत्पाद और अभिकारक इनकी सांद्रताओं का अनुपात लेते हैं। अर्थात ऊपर लेनी है उत्पाद की सांद्रता और नीचे किसकी लेनी है, अभिकारक की। उत्पाद की सांद्रता बोलो क्या है यहाँ पर, कितनी है बताओ, Mn प्लस इधर वाली कितनी है C1, तो यहाँ रखेंगे भाई C1 अपॉन, और इसकी कितनी है अभिकारक की C2, ये C2 हो गई। ये बात समझ में आ गई आप सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसको और आगे बढ़ाओ, इसको जरा और आगे बढ़ाइए। देखिए भाई, इधर देखो, ये हो गया, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, इसको और आगे बढ़ाओ।
क्या होगा, ये तो जीरो खत्म। अब देखो ये बचेगा -0.0591 अपॉन एन। अच्छा एन नहीं बताया ना मैंने यहाँ पर, तो लो एन भी बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो भी धातु पर आवेश होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एन यहाँ पर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, कितना एन। अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो एन ही है ना, यहाँ देखो ध्यान से, एन है। अगर जब दो होगा, दो होगी तो दो रख देंगे उसका मान, तीन होगी तीन रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो आगे, लोग कितना C1/C2। अब मुझे ये माइनस जो है ना ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको मुझे ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेंगे, देखो ये बराबर होगा, माइनस ख़त्म कर देंगे 0.0591 अपॉन एन, ठीक है। और लॉग, ये पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा C2/C1। अब कैसे होगा इसको ज़रा मैं बताता हूँ अभी। ये आ गया आपका ई सेल, ई सेल, ठीक है। इसको ज़्यादा करोगे तो देखो, इसको यहाँ समझा देता हूँ मैं ज़रा, देखो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है, ध्यान से देखना। एक सूत्र होता है लोग का, चूंकि क्या, चूंकि एन लोग एम बराबर, ये होगा लोग एम की पावर एन, एन लोग एम बराबर लोग एम की पावर एन, ठीक है। अब सुनो यहाँ कैसे लगा, ये क्या है यहाँ पर, अगर यहाँ ये -1 माइनस है तो मैं इसको -1 मान सकता हूँ, इसको -1 मान सकता हूँ, जरा बताओ भाई, मान सकता हूँ ना -1। तो -1 को देखो ये ऐसे हो जाएगा, -1 और -1 और 0.0591 बटे कितना एन, ये सी गुणा में है, और लॉग कितना C1/C2, C1/C2। अब इस माइनस को मैं कहाँ ले आऊँगा, घात में ले आऊँगा इसकी, तो ये हो जाएगा 0.0591 बटे एन, और लॉग की घात, सॉरी लॉग C1/C2, इसकी घात -1 हो जाएगी, -1। बस अब इस माइनस घात को प्लस कर दो, मतलब ऊपर वाला जो अंश है उसको नीचे लिख दो, और हर जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, घात प्लस हो जाएगी नहीं हो जाएगी। हाँ तो ऐसे हुआ ये, ठीक है। चलो मैं इसको यहीं पे लिखा देता हूँ और सही से लिख दूँ इसको जरा मैं, C1/C2, ठीक है। इसको जब हम और आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.0591 बटे एन, और लॉग C2/C1, ये आ गया आपका, ठीक है भाई। बात समझ में आई नहीं, चलिए अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो। कैसे बढ़ाएं भाई इसको, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ई सेल बराबर 0.0591 बटे एन, और लॉग C2 कौन सी वाली सांद्रता है, कैथोड वाली है नहीं है, देखो ध्यान से जरा, यहाँ दिखाता हूँ आपको, कैथोड वाली सांद्रता यहाँ पर है नहीं, C2 किधर है, हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो ये क्या है, कैथोड वाली, ये है नहीं कैथोड, ये वाली, ठीक है। और ये क्या है, C1 जो मानी थी हमने, एनोड वाली थी ना, थी, अरे थी एनोड वाली। हाँ तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको इतना ही रहने दो, काफ़ी इतना ही, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया, ये आपका हो चुका है कंप्लीट। लो जी, यहाँ से सांद्रता सेल का
हमने क्या निकाल लिया, विभव, ठीक है, ये सेल का विभव हमने कैलकुलेट कर लिया, किसके माध्यम से, नरनेस समीकरण के माध्यम से। ठीक है, ये बात समझ में आई आप सभी के, ये बात आप सभी के समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा। ठीक है, चलिए जरा मुझे बताओ, कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, टाइम तो होगा भी अभी। एक पोर्शन रह गया इसका भी भाई। चलिए देखिए, ये बात समझ में आ गई आप सभी के, ये काफ़ी बड़ा है इसका सेल का विवरण निकालने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इतना ही रहने दो, कल जो बाकी पोर्शन जो बचा है इसका, कौन सा वाला, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर कोई सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, सांद्रता ली है। लेकिन अब जो लेने वाले हैं ना आगे, अगर मान लीजिए कोई गैसीय फॉर्म में कोई सांद्रता है, ठीक है, और उसमें क्या है, अलग से कोई किसी अन्य धातु की क्या इलेक्ट्रोड लगी हुई है, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है या क्लोरीन गैस है, ठीक है, तो गैसीय फॉर्म में अगर हमारा कंसंट्रेशन भरा हुआ है, सांद्रता उसके अंदर है, तो उसका ई सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उस पर चर्चा हम कल करने वाले हैं। क्योंकि दोनों के दोनों थोड़े से हल्के से आपको लग रहा होगा कि टेक्निकल चीज़ें इसके अंदर हैं, तो आपको थोड़ा मुश्किल आई होगी, लेकिन आप थोड़ा प्रयास करना समझने का। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं कल फिर से समझा दूंगा आपको, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो फिर अब क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया से पढ़ाई करेंगे अच्छे से, और अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।